गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर था वो था आपका अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए हम इसको पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर मैं उसको थोड़ा सा वापस से बताऊं तो हमने इसमें अम्ल और क्षारक इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं क्या है, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, किस तरह से ये अपनी जो विशेषता उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इनमें क्या विद्युत का प्रभाव भी हो सकता है क्या। ठीक है, मतलब इनके जो भौतिक जो गुणधर्म थे वो हमने देखे थे कि इसमें मतलब विद्युत का जो प्रवाह है वो होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि लास्ट में हम देख रहे थे इनके लवण देख रहे थे कि इनसे और क्या क्या चीज़ें लवण बना सकते हैं, जैसे कि आपका ब्लीचिंग पाउडर है, यस ठीक है, ब्लीचिंग सोडा है, धोने का सोडा है, ठीक है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है, और आपका ब्लीचिंग पाउडर अपना हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज उसमें छोटे से टॉपिक और रह गए हैं कि एक तो है क्रिस्टल का जल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इनको देख लेते हैं असल में क्या है। देखिए क्रिस्टल के जल से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे क्योंकि इसके अंदर ही आ जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, चलो इसको बता देते हैं। क्रिस्टल का जल देखो क्या होता है, ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट मैंने एक डॉट लगाकर यहाँ पे लिख दिया 5H2O। ये पता है क्या है, जब आप कैल्शियम सल्फेट जो है उसको अगर आप पानी में घोलते हो, पानी में, तो क्या रहेगा, एक कैल्शियम सल्फेट का जो यौगिक है उसके साथ 5 अणु जुड़ जाते हैं, किसके, जल के। ठीक है, और इसका रंग जो होता है वो होता है नीला। अब आप इसके लिए पानी में एक और चीज़, या तो पानी में घोल सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट को ऐसे ही खाली रख दें किसी कमरे में, ऐसे ही उसको रख दें उसके क्रिस्टल को, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो नीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, नीले होने लग जाते हैं। ठीक है, नीले क्यों होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो आर्द्रता है, जो नमी है, उससे वो अभिक्रिया करके वायुमंडल में जो आपके जल है ना, नमी, उसमें से 5H2O के जो अणु हैं उनको अपने साथ ले लेते हैं और इसकी वजह से उनका रंग जो होता है वो नीला हो जाता है। अच्छा अब एक और चीज़, जब वो बिल्कुल शुद्ध है, कॉपर सल्फेट जो है बिल्कुल शुद्ध है, तब उसका रंग जो होता है बिल्कुल श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब इसमें एक आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसने ना कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2O, ये इसके क्रिस्टल्स हैं और क्रिस्टल ने इनका नीला रंग बना दिया है। तो जब आप इन क्रिस्टल को टच करके देखोगे, है ना, हाथ में लेकर देखोगे, टच करके देखोगे, तो क्या आपको भी ये गीले लगेंगे क्या, ये क्वेश्चन आना चाहिए। और आंसर है कि नहीं, गीले नहीं लगेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें जो जल है एक क्रिस्टल की अवस्था में जुड़ा हुआ है, क्रिस्टल की तरह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब भी आपके जो जल के अणु हैं वो क्रिस्टल के साथ जुड़ते हैं, क्रिस्टलीय अवस्था में जुड़ते हैं, तो वो गीले आपको नहीं लगते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा जल ले ले तो आपको गीले लगेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपका जल जो है क्रिस्टल की अवस्था में जुड़ रहे हैं तो आपको गीले नहीं लगेंगे। क्रिस्टल का जल जब भी किसी यौगिक के साथ जुड़ता है तो उसको गीला नहीं करता है। अब इससे एक संबंधित एक और टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसको आप POP भी बोलते हैं, POP। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यहाँ पे देख देना, यहाँ पे अच्छा कॉपर सल्फेट था, ये वो लिख दिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, लिखने में थोड़ा हो जाता है। अब अगर आप कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O, इसको बोला जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें जुड़ा हुआ है कैल्शियम सल्फेट से आधा जल का जो अणु है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये कैसे है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि आधा जल का अणु, आधा जल का अणु मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन क्या आधा है या फिर हाइड्रोजन क्या उसमें आधा है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बताता हूँ कि दो ऐसे लिखते हैं H2O कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, मतलब कि दो कैल्शियम सल्फेट जो है उसके साथ एक जल का अणु जुड़ा हुआ है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया है, कैल्शियम सल्फेट और साथ में एक H2O का अणु। दो कैल्शियम सल्फेट जो है उनसे एक जल का जो अणु है वो जुड़ा हुआ है। आधे के मतलब ये नहीं कि आधा काट के ये लो, आधा ऑक्सीजन आधा हाइड्रोजन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस इसको
इकाई अवस्था में निकाला हुआ है। इकाई अवस्था में क्या रहेगा, इकाई अवस्था में एक इसका यौगिक है और एक इसका अणु है, ठीक है। लेकिन अगर इसको असल में देखें तो किस तरह जुड़े रहेंगे, आधे तो जुड़ नहीं सकते, तो ये एक जुड़ेगा। अब एक किससे जुड़ सकता है, अगर ये दो हो तो, ठीक है। तो दो कैल्शियम सल्फेट जो है इनके अणु है, इसका यौगिक है और इससे एक जल का अणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर आप इसको जल में मिला दें, जल में, ठीक है, तो जल में मिलाने के बाद देखो ये क्या करता है, जल में मिलाने के बाद ये जल के ही 1.5 जो जल के अणु है उनके साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसको अगर आप H2O यानी कि जल में मिलाते हो तो जल में मिलाने के बाद ये जल में से 1.5 और 1/2 1.5 H2O अणु को लेता है और अब देखिए ये क्या बना लेता है, इनसे अभिक्रिया करके ये बना लेता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O। मतलब कि अब यहाँ पर एक कैल्शियम सल्फेट का जो यौगिक है उससे 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं। मतलब कि इस तरह से ये कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, इससे 2 H2O के अणु, ठीक है, इस तरह जुड़े हुए। पहले क्या था, 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु एक H2O से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने इसमें पानी मिलाया तो पानी यानी कि जल मिलाते ही एक कैल्शियम सल्फेट का अणु 2 H2O के जो अणु है उनसे जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको अभिक्रिया दी गई है ऐसी फालतू चीज नहीं है, इसको बोलते हो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, जब भी अगर किसी की भी हड्डी अगर जो बोन्स होती है, हड्डी अगर मान लीजिए टूट जाती है तो आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो जो सफ़ेद लगाता है ना, जो उसको पहले तो सेट कर देता है और आपकी जो हड्डियाँ है, ठीक है, हड्डी को सेट करके वो आपके ऊपर ये सफ़ेद देता पाउडर लगाता है, फिर उसके बाद वो बांध के दे देता है, ठीक है। वो जो वो जो सफ़ेद जो पाउडर आप देखते हो वो असल में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को पेरिस के अंदर जल मिलाते हो, वो उस पाउडर के अंदर पानी ही मिलाता है, जल मिलाते हो तो क्या होता है, वो सूखने के बाद CaSO4.2 H2O मतलब 2 H2O यानी कि सूखने के बाद वो बना लेता है ये यौगिक और इसका नाम है जिप्सम। जिप्सम एक बहुत ही कठोर यौगिक है, बहुत ही कठोर यौगिक है, इसलिए जब आप सूख जाते हो ना तब आप इससे खूब दे देकर उसको मतलब हिट करके देखो, आपको उसको पर कोई पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जल के अणु क्रिया करके उसने ये जो है जिप्सम बना लिया और जिप्सम बहुत ही कठोर है, ठीक है। दोनों का जो रंग होता है, रंग वो सफ़ेद होता है, ठीक है, और इसका उपयोग आप हॉस्पिटल वगैरह में कर सकते हो, ठीक है। इसका एक और उपयोग है, इसका उपयोग आप अब तो खैर नहीं होता है, मतलब दूसरी अवस्था में होता है। पहले क्या फर्श जो होती थी, फर्श पर जो आपका कुछ डिज़ाइन वगैरह बनवाने होते थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए रेड कलर की कोई फर्श है, उस पर कोई डिज़ाइन वगैरह बनवाना है तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ लेते थे। वहाँ पर क्या करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, उसमें जल मिलाया, जल मिला के एक घोल बन गया, फिर वहाँ से वो डिज़ाइन बना देते थे, ठीक है। तो पहले यूज़ लेते थे। आजकल जो आप कलर वगैरह जो करते हैं उससे कलर से पहले दीवारों पर ये लगाया जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो घर की सजावट वगैरह में और हॉस्पिटल वगैरह में इसका उपयोग होता है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर जो जल है वो क्रिस्टल की अवस्था में जुड़ा हुआ है, यानी कि उसको क्रिस्टल का जल बोला जाएगा, वो क्रिस्टल की अवस्था में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर जब भी वो क्रिस्टल की अवस्था में है तो वो आपको गीला नहीं लगेगा। यही कारण है कि जब आप जिप्सम को यानी कि जो वो आपका जो प्लास्टर बना हुआ है उसको जब आप छू के देखते हो, सख्त जो हुआ पड़ा उसको छू के देखते हो, आपको गीला नहीं लगेगा। क्यों? उसमें जल तो है लेकिन वो जो जल है वो क्रिस्टल की अवस्था में, और क्रिस्टल की अवस्था में जल आपको गीला नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बस ये आपका लास्ट का चैप्टर था, मतलब लास्ट का जो टॉपिक था छोटा सा, ये आपने देख लिया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लू क्वेश्चन है ना, जो नीले रंग के, जो कि आपका उसके बीच में होते हैं चैप्टर के, उनको देखिए और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बुक ले लेता हूँ और हम एक एक करके फिर इनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन और अच्छे हैं काफ़ी इसके, आप भी इनको एक बार घर पर ट्राई करके देखना। हम तो कराएंगे है ना। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके जो नीले रंग के क्वेश्चन है ना, जो चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, पेज नंबर है आपका, इससे आप मिला भी सकते हो। पेज नंबर है आपका 24, क्या पेज नंबर है 24, और आपका क्वेश्चन है पहला। बोल रहा है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि खट्टे पदार्थों में क्या होता है, आपका अम्ल होता है। अम्ल जब भी धातु जैसे कि पीतल और तांबा से जब अभिक्रिया करता है तो एक हानिकारक यौगिक बनाता है। अगर वो हानिकारक यौगिक हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो
काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बीमारी वगैरह पैदा कर सकता है, ठीक है। इसलिए अभी जब भी आप दही जमा रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन तभी डाला गया है, अगर मान लीजिए घरों में आप दही जमाते हो तो दही जमाते समय आप जो बर्तन काम में ले रहे हो वो तांबे या पीतल का नहीं होना चाहिए, तांबे या पीतल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सबसे बढ़िया है आप मिट्टी का लें, और अगर मिट्टी का भी नहीं है तो अगर स्टील का जो बर्तन है वो आप काम में ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आपका बस ये क्वेश्चन 1 इतना ही पूछा था इसमें। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। बोला गया है आपसे, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। उस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे। बोल रहा है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, एक धातु ले लेते हैं जिंक और एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है जिंक। आपने क्या लेना है, एक परखनीली को लेना है, परखनीली के अंदर कुछ जिंक के टुकड़े डाल देने हैं, उसके बाद आपको उसमें कुछ तनु H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो डालना है। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या करता है, जिंक जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह जहाँ पर आके बैठ जाता है, और देखिए क्या यौगिक बनाता है, जिंक सल्फेट और साथ में ही H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उसने बनाई। अब जब भी अगर मान लीजिए जिस परखनीली में आप इस प्रयोग को करके देख रहे हो, अगर उस परखनीली के मुंह पर आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हो, ठीक है, तो वो पॉप की साउंड यानी कि पुट पुट इस तरह की एक साउंड जो होती है, इस तरह की आवाज़ के साथ जलने लगती है वो, ठीक है, फट 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 इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन में मैं बता दूं, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा चलिए एक और चीज़ बताता हूँ, आपके इस वाले सिलेबस में नहीं है, बस ऐसी कॉमन चीज़ है कि आप बस ना जो आपकी रसायन यानी कि विज्ञान उसकी थोड़ी सी वो देखिए। हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या, एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, जलने में सहायक गैस है ना, जलने में एक सहायक है, इसके बिना कोई भी जो अग्नि है वो नहीं लग सकती, और ये एक ज्वलनशील गैस है। लेकिन आप देखो विज्ञान, जब भी आप इन दोनों को मिलाते हो तो बनता है H2O यानी कि जल, और जल क्या है, जल ना तो जलता है, ठीक है, और ना जलता है, और बल्कि वो आपको बुझाने के लिए और काम में आता है, और मिला बना किससे हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, ठीक है। यही तो है आपका विज्ञान कि ये एक, अब इसने यौगिक बना लिया है, और जब भी आपका यौगिक बनता है उसके जो गुणधर्म होते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, यौगिक जो बनता है उसके जो गुणधर्म होते हैं वो उसके तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगर मान लीजिए भिन्न नहीं होते तो ये भी आपका जो पानी है उसमें भी आग लग सकती थी, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं नहीं लगती है पानी में आग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई विज्ञान की, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया आपसे, कोई धातु यौगिक A तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है और बुदबुदाहट उत्पन्न करता है, ठीक है। उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, ठीक है। यदि उत्पन्न गैस में से एक जो यौगिक है वो कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब इसमें आपको एक यौगिक दे रखा है A, उसका नाम हम कुछ नहीं बता रखा, बस ये बता रखा है अभिक्रिया में एक ऐसी गैस निकल रही है जो कि उसको बुझा देती है, और एक यौगिक का नाम लिख रखा है, ठीक है। देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोल रखा है एक यौगिक है, A नाम का कोई यौगिक है, वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद एक बुदबुदाहट उत्पन्न करता है, ठीक है। और बुदबुदाहट मतलब कोई गैस निकल रही है वहाँ से, और अगर उसके मुंह पर यानी कि जिस परखनीली में आप इसको करके देख रहे हो, अगर उसके मुंह पर आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हो तो बुझा देता है। जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने के लिए कौन सी गैस काम लेते हो आप, पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो कि आपके सिलेंडर होते हैं ना, अग्निशमन जो भी होता है उसमें लगे रहते हैं। आप देखते हो जैसे आप स्कूल में देखा होगा कि अपने रूम के बाहर ना लाल रंग के एक सिलेंडर रखे हुए हैं, उनमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो एक तो आपको पता लग गया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। साथ में बोल रहा है इसके साथ एक और यौगिक बन रहा है, उसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। उत्पन्न यौगिकों में एक और नाम है, उसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहले तो आपको नाम बताना है, फिर उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। अब नाम क्या बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। देखिए इसके साथ कौन सा ऐसा यौगिक लगाए कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ये मिले आपको कैल्शियम। आपको कैल्शियम चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड ये चाहिए आपको, तो एक ऐसा यौगिक है जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट,
अब क्या करेगा, कैल्शियम और HCl जब भी अभिक्रिया करेंगे तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा, कैल्शियम इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अब ये बना लेगा कैल्शियम और क्लोराइड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड इसने ये बना लिया, बचेगा क्या, CO3, CO3 बदल जाएगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, साथ में ही ये बनाएगा आपका जल। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आपको बार बार जब रिएक्शन जो अभिक्रिया उनको देखोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आना चाहिए या सोडियम कार्बोनेट आना चाहिए। अच्छा कोई बोले कि सर सोडियम कार्बोनेट क्यों आना चाहिए, मतलब क्यों नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट आ सकता था कब, जब यहाँ पर आपको NaCl मिल रहा होता, लेकिन यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, कैल्शियम डाइक्लोराइड, तो आपको यहाँ पर CaCO3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको बोल रहा है कि संतुलित करें तो संतुलित कर देते हैं, कैल्शियम एक कैल्शियम है, ठीक है, कार्बन एक कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यानी कि ये हो गई संतुलित। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा गया है। अगला देखिए, बस आपकी ये आपसे इस वाले पेज के तो क्वेश्चन खत्म हो गए। अगला पेज है आपका 27 पेज नंबर पर आपको मिलेंगे ये, और क्वेश्चन नंबर है आपका पहला। ठीक है, बोल रहा है ये सिंपल है ज़्यादा आपके, बोल रहा है HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण, HCl और HNO3 ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित क्यों करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयनों में अम्लीयता के जो अभिलक्षण उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। बोल रहा है आपको अल्कोहल है, आप अल्कोहल ले लीजिए जैसे कि आपकी CH3OH, ये एक अल्कोहलिक वो है ग्रुप, मतलब समूह है, एक अल्कोहल है, और बोला गया आपसे ग्लूकोज। ठीक है, C6 ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका अल्कोहल है, और ये आपके अम्ल है। बोला गया है कि ये अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करते। ठीक है, जलीय विलयन में अम्लीय गुण वो प्रदर्शित करते हैं जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जब भी आप इनको जलीय विलयन में मिलाते हो, यानी कि जल में मिलाते हो, तो ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन उत्पन्न करना ही अम्लीयता की पहली पहचान है। ठीक है, ये जब आप अल्कोहल को पानी में मिलाते हो तो ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे ही ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक उदासीन प्रकृति का यौगिक है, अगर आप इसको जल में मिलाते हो तो ये भी H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है, मतलब कि ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ध्यान रखना, ये ग्लूकोज जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, ये जो होता है ये आपकी क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये दोनों आपकी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और ये किस तरह पता लगा पाया हमने, कि हमने इनको जल में घोल के देखा, अगर जल में H+ आयन देते हैं तो मतलब अम्ल है, ये दे रहे थे ये अम्ल है, ये H+ आयन नहीं देते इसलिए हम नहीं है, ये तो उदासीन है ही, फिर भी H+ आयन नहीं दे रहा था तो मतलब ये भी अम्लीय प्रकृति का नहीं है। बस ये चीज़ें, ये पहला आपसे पूछा गया था, इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल के जलीय विलयन में क्योंकि H+ आयन होते हैं, H+ आयन ये मुक्त अवस्था में होते हैं, और जहाँ पर भी जिस भी जलीय विलयन में मुक्त आयन आपको मिल जाते हैं तो वो उनमें प्रवाह जो होता है वो शुरू हो जाता है, और जहाँ पर भी आयन या फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वहीं पर आपकी विद्युत प्रवाहित होती है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है आपसे, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी कि HCl गैस है, आपको पता है HCl गैस जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर उसको नीले से लाल में परिवर्तित कर देती है, लेकिन कब, आपको एक और चीज बोल दी गई इसके साथ, ये शुष्क है यानी कि पूरा सूखा हुआ है, ये लिटमस पेपर जो है ये भी शुष्क है यानी कि सूखा हुआ है। आपको पता है अम्ल जो होते हैं, अम्ल H+ आयन केवल तभी उत्पन्न करते हैं जबकि वो जलीय विलयन के संपर्क में आते हैं। अब अगर यहाँ पर बोला गया है नीला, ये जो लिटमस पेपर नीला लेकिन शुष्क है, शुष्क मतलब उसमें जल तो है ही नहीं, तो जल की अनुपस्थिति में आपके जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन को उत्पन्न नहीं करते हैं, H+ आयन को उत्पन्न नहीं करते हैं। कब, जब वो शुष्क है, तो इसलिए आपका रंग जो है लिटमस पेपर का वो नहीं बदलता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। छोटे छोटे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बोल रहा है आपको, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों
अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अगर जल को आप अम्ल में मिलाते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, जल को आप अम्ल में मिलाते हो तो ऊष्माक्षेपी एक अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। वो इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि जिस परख नली में आप इसको करके देख रहे हो वो भी टूट सकती है, उसमें ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको बोला गया है कि उसको जो जल को अम्ल के अंदर नहीं, अम्ल को जल के अंदर मिलाना चाहिए। अगर आप अम्ल को जल के अंदर मिलाते हो तो ऊष्मा उत्पन्न होती है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इतनी कम होती है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके बाहर के वातावरण पर, ठीक है, इसलिए ऐसा बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अम्ल के जलीय विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जल अम्ल के, ध्यान देना, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अम्ल मान लीजिए कोई है, इसको तनुकृत करते समय मतलब H2 यानी कि जल की मात्रा को बहुत ज़्यादा आप बढ़ा दे तो हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ या फिर आप H+ ही बोल सकते हो, H+ या H3O+ आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जितने ज़्यादा आप इसमें जल मिलाते जाओगे, आपकी पूरे की पूरे जो विलयन है उसमें हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है वो कम होती जाएगी। क्यों? आपको पता है जल की अवस्था में ये H+ आयन उत्पन्न तो करते हैं, लेकिन जैसे जल मिला इसने H+ आयन उत्पन्न कर दिया। अब अगर और जल मिलाते जा रहे हो और इस पूरे विलयन को आप देखो तो उसमें तो आपके H+ आयन धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा जल मिला दोगे आप, आपके पूरे विलयन में H+ आयन की जो सांद्रता है वो कम होती जाएगी, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। बोल रहा है आपसे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हो तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बोला गया है जो कि एक खुद क्षार है, और बोला गया है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH आयन। कोई भी मान लीजिए क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NOH, अगर इसमें आप OH आयन कहीं से भी OH आयन और मिलाते जाते हो तो बोल रहा है कि OH आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब पहले इसमें NOH है यानी कि OH आयन है, अब आप इसमें और OH आयन मिला रहे हो तो OH आयन जो है उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, मतलब OH आयनों की सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था और ये भी छोटे हैं, ये भी हो चुका है, ठीक है। अगले आ जाइए, आप इन क्वेश्चन को ख़त्म करिए, छोटे छोटे से हैं। अगला आइए आप पेज नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 पर पहला क्वेश्चन देखिए। बोला गया आपके पास 2 विलयन है, एक का विलयन है A, एक विलयन है B, ठीक है। विलयन A के pH का मान 6 है। विलयन A के अंदर जो मतलब A के अंदर जो विलयन है, इसका विलयन और इसका विलयन, इसके pH का मान कितना है, इसका pH का मान है 6 और विलयन B का जो pH है वो है 8, ठीक है। विलयन B का इसका pH का मान है 8। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय है। आपको पता है हमने pH स्केल पढ़ा था। pH स्केल क्या होता है, 0 से 14 तक उसमें आपके छोटे छोटे खाने जो है वो बांट रखे होते हैं। कैसे, 0 से 7 और 7 से फिर 14। अगर आपका pH नंबर जो है, हमने बताया था आप इसमें किस तरह उनको निकालते हो, है ना, बताया था कि आपको सावित्रिक आप सूचक लेते हो फिर उसमें ये मिलाते हो, ठीक है, हमने वो बताया था। वो पूरी जो प्रक्रिया उसको दोहराते हुए अगर आपका pH 7 नंबर पर आता है तो मतलब उदासीन है, 7 से कम आता है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा आता है तो क्षारीय है। विलयन A को देखिए, इसका नंबर कितना है, 6, जो कि 7 से कम है, तो विलयन A तो है अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। विलयन B को देखिए, इसका pH है 8 मतलब 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा होते ही क्या हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का। अब एक और चीज़ पूछिए आपसे कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। हाइड्रोजन आयन H+ आयन कौन उत्पन्न करता है, अम्ल उत्पन्न करते हैं। अम्ल कौन है इसमें से, ये, ठीक है। यानी कि विलयन A जो है इसमें H+ आयन की जो संख्या या सांद्रता है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, H+ आयन इसमें भी रहेंगे क्षार में, पूरी तरह से OH नहीं रहेंगे, H+ आयन इसमें भी रहेंगे क्षार में, लेकिन बहुत कम रहेंगे, बहुत कम, ठीक है। बस ये चीज़ है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बोला गया आपसे H+ आयन की सांद्रता का विलयन की
प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H प्लस आयन की सांद्रता कर। H प्लस आयन किसी भी विलयन में, दूसरा क्वेश्चन है, H प्लस आयन किसी भी विलयन में जितने ज़्यादा होते जाएंगे वो विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा H प्लस आयन उसके अंदर है उतना ही वो अम्लीय प्रकृति का होता जाएगा। ठीक है, बस सीधी से कहानी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अभी जैसे बताया था हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। एक देखो H प्लस आयन, OH माइनस आयन, एक विलयन में उसमें से 99 जो आयन है वो तो H प्लस है, और एक आयन जो ये है H प्लस है और 99 OH माइनस है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा गुण अपना प्रदर्शित करेगा? भाई OH आयन ज़्यादा है तो ये गुण ज़्यादा प्रदर्शित करेंगे। OH आयन किसकी निशानी है? क्षारकीय प्रकृति की। H प्लस आयन किसकी निशानी है? अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, तो आपके जो क्षार होते हैं उनमें H प्लस आयन होते तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इतने कम कि वो अपने गुण को दिखा भी नहीं पाते। ठीक है, बस ये बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर चौथा, आपको 2-4 यौगिक दे रखे, जैसे कि एक दे रखा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड। बोल रखा है आपसे कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में इन तीनों यौगिकों को डालेगा? इन तीनों यौगिकों को, जैसे ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इन तीनों को वो किस अवस्था में डालेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये तीनों की जो प्रकृति है, इन तीनों की प्रकृति है क्षारीय। क्षारीय, इनका उपयोग कब करेगा वो? देखिए अगर वो जो खेत की मिट्टी है उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है। अब अम्ल की मात्रा किसी भी कारणों से हो सकती है, जैसे कि मान लो उसने कुछ ऐसा यौगिक डाल दिया हो जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी अम्ल लगा लीजिए, मान लीजिए HCl उसके अंदर गलती से डाल दिया हो, ठीक है, और या फिर मान लीजिए कोई नींबू, जैसे नींबू का रस बहुत ज़्यादा एक जगह डाल दिया हो, ठीक है, तो मिट्टी जो है वो अम्लीय हो सकती है। अच्छा, या फिर अगर उसका जो खेत है वो किसी कारखाने के पास है, ठीक है, कारखाने, और कारखाने में आपको पता है बहुत सारे हानिकारक जो तत्व हैं वो उत्पन्न करता है, ठीक है, वो उनको सीधे हवा में छोड़ता है। अब उसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो सकती है। अम्लीय वर्षा में जल के साथ साथ काफ़ी सारे अम्ल भी होते हैं। अब वो अम्ल जब मिट्टी में मिलेंगे तो आपकी जो मिट्टी को भी अम्लीय प्रकृति का कर देंगे। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी में कुछ पौधे होते हैं वो उग नहीं पाते हैं, ठीक है, कुछ क्या बहुत सारे पौधे थे जो उग नहीं पाते। तो किसान को क्या जरूरत पड़ेगी कि मिट्टी वापस से ठीक करें, मतलब कि जो मिट्टी पहले थी वो वैसे मिल जाए। मान लीजिए मिट्टी जो है उसको उदासीन प्रकृति की चाहिए, अधिकतर उदासीन ही होती है, ठीक है, तो क्या करता है वो अम्ल तो उसमें पहले से है ही मिट्टी में, और यहाँ पर ये क्षार और मिला देता है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? जल और लवण, ठीक है, लवण बना रहा है मतलब अम्ल और क्षार मिल रहे हैं, मतलब ये एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। उदासीनीकरण मतलब इसमें क्षार और आपके जो अम्ल है ये दोनों मिलकर अपने एक दूसरे के जो गुण है उनको प्रदर्शित नहीं करते, उनको पूरा खत्म कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए तो इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोला गया है, ठीक है। तो आपको कब मिलाएगा ये? जब भी आपकी मिट्टी जो है, अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में, उसमें मिट्टी जो है उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में अगर जल है तो वो क्षार को मिलाएगा, क्योंकि जब भी आपके अम्ल और क्षार मिलते हैं, ठीक है, जब भी आप अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एक लवण और साथ में आपको मिलेगा जल का अणु, ठीक है, लवण मिल रहा है और जल मिल रहा है, मतलब ये एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया है और इसमें दोनों अम्ल और क्षार अपने गुण को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये था आपके पेज नंबर 31 तक, ठीक है। और क्वेश्चन बचे हैं उनको भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है बस ये, ठीक है, उसके बाद आपके चैप्टर जो है ये सीधा सीधा खत्म हो रहा है। देखिए पेज नंबर 36 पर आ जाइए यार आप, बोला गया आपसे, छोटे हैं ये तो, बोला गया CaCl2, CaOCl2, इसका कोई प्रचलित नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है CaCl2, जैसे हमने पढ़ा था, अभी कल ही पढ़ा था, इसका नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया आपसे उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कौन विरंजक चूर्ण बनाता है? कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना जो है वो इसके साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है। ये है आपका आंसर, ठीक है, छोटा है। तीसरा बोला गया आपसे, कठोर जल को मृदु जल में बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? आप सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हो, ठीक है, धोने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, और सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु भी जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कठोर जल को वापस से मृदु बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो करते हो आप सोडियम क्लोराइड का, Na2 सोडियम क्लोराइड का आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 के विलयन को अगर आप गर्म करते हो, इसका विलयन मतलब इसका जलीय विलयन है ना, अगर आप इसको गर्म करते हो तो क्या मिलेगा आपको? आपको पहले मिलेगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, साथ में मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में मिलेगा आपको जल, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, जिसके हमने अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा था। आज का टॉपिक यही तो था हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट 1/2 H2O यानी कि आधा जल का अणु। इसकी अभिक्रिया जब आप जल के साथ कराते हो तो ये जल के 1.5 अणु लेता है और उनके साथ अभिक्रिया करके बनाता है ये कैल्शियम सल्फेट, साथ में 2 H2O। ये असल में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि अभिक्रिया करने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे आंसर इनके, ठीक है। यहाँ पर आपके ब्लू क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, और अब यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, आपके ब्लू क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और चीज़ बता दो, इसके जो पीछे के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बुक के जो पीछे दिए होते हैं, वो भी करीब करीब सारे इनसे ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो पहले आप उनको ट्राई करें, कोशिश करें, अगर दिक्कत आती है तो हम उनको बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपको इसके नोट दे दिए जाएंगे और फिर आप बाकी चीज़ें कर ही लोगे, ठीक है। तो ठीक है, तब तक मज़े करिए। थैंक यू स्टूडेंट।